तो जो आज हम शुरू कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग यूनिट के अंदर दो चैप्टर हैं। फर्स्ट इज मनी एंड सेकंड इज बैंकिंग। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मनी से। तो भैया फिर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि मनी होता क्या है, कि व्हाट इज मनी। ठीक है, तो मनी इज एनीथिंग which is generally acceptable as a medium of exchange and at the same time acts as a measure of value and store of it. Money is anything which is generally acceptable as a medium of exchange and at the same time act as a measure of value and store of it. ठीक है, मनी कुछ भी है, एनीथिंग कैन बी मनी। मनी हम अ, इस मोबाइल को भी मनी कह सकते हैं, हम इस बॉटल को भी मनी कह सकते हैं। ठीक है, हम इन गॉगल्स को भी मनी कह सकते हैं, उसके लिए नहीं रखे हुए थे इसे। ठीक है, हम इस वॉच को भी मनी कह सकते हैं, पंखे को भी मनी कह सकते हैं, किसी भी चीज को मनी कह सकते हैं, पीछे वाली ग्रीन स्क्रीन को भी मनी कह सकते हैं। एनीथिंग कैन बी मनी विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू स्टोर ऑफ। अगर ट्रांजैक्शन के लिए वो एक्सेप्ट करा जाता है तो। ठीक है, आजकल एक्सेप्ट क्या करा जाता है? आजकल एक्सेप्ट करे जाते हैं ये गांधी जी, है ना। तो अभी ओ मिस्टर इंडिया। ठीक है, तो ये गांधी जी जो है ये मनी हो गए। ओके, हर ट्रांजैक्शन के अंदर गांधी जी चल जाते हैं, हम चीजें बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। अगर सोचो हम कह देते कि मनी पंखा है या मनी बॉटल है, पानी की बॉटल। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन होती तो उसमें पानी की बॉटल चलता। सर हाँ जी, हम्म। तो हम एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि जैसे अगर हम मान लें, क्योंकि हम कह रहे हैं मनी इज एनीथिंग, तो हमने बॉटल को मनी मान लिया, तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉटल हो जा रही है, कि कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उसके बदले बॉटल दे रहे हैं, जैसे आज ये नगद नारायण देते। ठीक है, बट उसके साथ साथ कुछ और फीचर भी चाहिए। इट शुड एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। अब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उन सबकी कीमत पैसों में लग सकती है। अब कोई बड़ी बात नहीं, कोई बिछड़ा आशिक होगा तो होगा नहीं सर, कुछ चीजों की कीमत पैसों में नहीं लगाई जा सकती, उसके कान के चपेट हो जाए। ठीक है, हर एक चीज की वैल्यू पैसों में लग सकती है। ठीक है, पर अगर बॉटल में लगाते तो बहुत दिक्कत हो जाती। ठीक है, ये 50 बॉटल का, ये 20 बॉटल का, ये 12 बॉटल का, कोई छोटी सी चीज है पेंसिल, तो क्या करें, बॉटल का ढक्कन, ऐसे थोड़ी राहुल गांधी जी का नाम ले लेंगे। अच्छा जी, तो एन स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, फिर मनी में ना वैल्यू स्टोर्ड रहती है। अब जैसे देखो, ये 100 का नोट है, तो ये 100 का नोट 100 का ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज लिखी है, आई प्रोमिस द बेयरर टू पे द सम ऑफ ₹100। ठीक है, मुझे पता है कुछ चिंच पोकली होंगे जो बोले नहीं सर, अगर नोट डीमोनेटाइज हो गया, अरे डीमोनेटाइज हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको याद हो, अगर 1000 और 500 के नोट डीमोनेटाइज हुए थे तो उनके बदले उतने पैसे मिले थे। ये तो आपको चाहिए ना कि आप वाइट का काम करो। ठीक है, आप अगर अकाउंटेबल इनकम है, सरकार तो पैसे देगी ना उसके। वो तो लोग इसलिए नहीं कन्वर्ट करा पा रहे थे क्योंकि टैक्स की चोरी थे। ठीक है, पर सरकार दे रही थी, तो वैल्यू कभी नहीं जाती। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू स्टोर रहती है। 100 के नोट की वैल्यू 3 महीने पहले भी 100 की थी, अभी भी 100 की है, अगले 3 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद वो भी 100 की रही। तो ये होता है मनी। ठीक है, आजकल कुछ और मनी भी मार्केट में आ गए।
ठीक है, अब जैसे कई लोग गोल्ड को भी मनी की तरह ट्रीट कर लेते हैं, क्रिप्टो। तो हाँ, गोल्ड को आ रहा हूँ उस point पे। गोल्ड को मनी की तरह ट्रीट करते हैं, बिल्कुल सही, चलो जनरली एक्सेप्टेबल हो सकता है, ठीक है, गोल्ड में चीजों को मेजर कर सकते हैं, पर स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू डेली चेंज होती है। अभी निर्मला सीतारमन ने एक बात बोली क्रिप्टो करेंसी के बारे में, देखो क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन करेंसी, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो जाएगा। अगर आप लोग न्यूज देखते हो तो 2022 से काफी लोग क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करना शुरू करने वाले, ठीक है, काफी कंट्रीज उन्हें एक्सेप्ट करना शुरू कर रही हैं। जो यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेंडमेंट, क्या कहते हैं, अभी उधर के दोनों हाउसेस में प्रेजेंट हुआ है, पहले हाउस में प्रेजेंट हुआ, दूसरे में प्रेजेंट होना है, उसके अंदर भी क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करने की बात है। अगर वो हो जाती है, मार्केट बहुत बूम करेगी, ठीक है, तो बट उसमें स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं है, रातों को चैन खराब कर देता है, सुबह शाम 24 घंटे रेट बदलता रहता है, तो स्टोर ऑफ वैल्यू यस। तो हुई नहीं। बट हमारी जो करेंसी है इसमें स्टोर ऑफ वैल्यू है, 100 का नोट 100 का ही रहता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, फिर चलो ये मनी है, इवोल्यूशन ऑफ मनी। अब मनी इवॉल्व कैसे हो? अच्छा सर, देखो सबसे पहले चलता था बार्टर सिस्टम, बहुत ही बढ़िया सिस्टम था। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था, गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, गुड्स के बदले गुड्स मिल रहे हैं, ठीक है, किसी, क्योंकि पहले के टाइम पे करेंसी थी नहीं। पर इसमें ना गुड्स के बदले गुड्स देने में काफी दिक्कतें आ रही, कैन एनीबडी टेल मी क्या दिक्कतें आ रही थी? सर सर वैल्यू नहीं मेजर हो पाती। हाँ, सही बात है, वैल्यू मेजर करने में दिक्कत, देखो सर सबसे पहली दोनों की दिक्कत वो तो आ होनी रही थी चाहिए। लैक ऑफ, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं थी। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ। दिव्यम बेटा, पापा का किस चीज का बिजनेस है? हाँ सर, सोफे के क्लॉथ का। सोफे के क्लॉथ का। अब देखो ये मेरे से पढ़ रहा है, उसकी बहन भी पढ़ी, अब ट्रांजैक्शन करनी है, अगर पुराना टाइम होता तो इसके पापा मुझे सोफे का क्लॉथ दे देते, बट मैं क्या कहूँ, मेरे को तो 5 साल में एक ही बारी जरूरत पड़ी थी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब जैसे हर महीने अगर फीस आ रही है तो हर महीने का एक एक 2-2 मीटर कपड़ा आ जा रहा है, 3 मीटर कपड़ा आ जा रहा है, तो मेरे तो किसी काम नहीं आएगा, तो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है, चलो मेरे को फिर दे देते। अब कल को ये टमाटर लेने जाएंगे तो जैसे नोटों की गड्डी रख के जा रहे हैं, ये क्लॉथ की गड्डी रख के जा रहे हैं, हाँ भैया ये लो, ये लगाना वेलवेट अपने घर में, ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। चलो फिर तुम लोग तो शायद फिर कुछ ना कुछ कर लो, मेरा क्या होगा, मैं किसी से सामान लेने जा रहा हूँ, सामान लिया, मैं ठीक है उससे दुकान पे गए, ब्रेड लिया, बटर ली, दूध लिया, फिर वो कहता है पैसे, भैया बार्टर सिस्टम है, आओ इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, आपको पता है मनी कैसे इवॉल्व हुआ? अच्छा छोड़ो, मैं आपको एग्रीगेट डिमांड समझाता हूँ। अच्छा दिमाग कम है, चलो बेसिक्स पे और डिमांड सप्लाई समझ ले, बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। फिर उसके बाद लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, आज तो देखो हर चीज की कीमत पैसे में निकल जाती है, बार्टर होता तो कैसे निकालते? क्योंकि देखो फिर हर एक गुड की वैल्यू दूसरे गुड में होती, अब इतने सारे गुड हैं तो हर एक गुड की कितनी अलग अलग वैल्यू होती, मतलब जैसे एक सामान बिक रहा है, जैसे एक घड़ी है, उसकी कीमत एक तरफ से 100 किलो टमाटर है, ठीक है, 80 किलो प्याज है, दूध में अलग है, चावल में अलग है, चावल की भी अलग अलग क्वालिटी है, इतनी क्वालिटी वाला चावल दोगे तो ये इट वाज गोइंग टू बी वेरी टफ। फिर लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को तो स्टोर करके रख सकते हो, सर लेकिन लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि आप इसे स्टोर नहीं कर सकते, आप स्टोर कर तो लोगे तो बट वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी, या बढ़ जाएगी या घट जाएगी। अब आप पैसों को स्टोर करके रख सकते हो, टमाटर को स्टोर करके रखो, टमाटर खराब हो जाएंगे, वैल्यू डाउन हो जाएगी। और इसी का एकदम साथ वाला पॉइंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा मुझसे पढ़ रहा है, मान लो मंथली फी पे कर, अब मंथली फी पे करने में उसने डिसाइड किया कि सर मैं आपको ना हर मंथ के 50 किलो चावल दूंगा, ठीक है, पहले महीने दे दिए, दूसरे महीने दे दिया, अब कल को चावल महंगे हो गए तो उसे चुभेगा, कल को चावल की क्वालिटी भी बेकार कर सकते हैं, हमारी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। नोट में तो ये दिक्कत आती नहीं ना, नोट में तो लगे, सर क्या महात्मा गांधी देखे गए हो?" देखा तो मुंह पूरा चिबड़ा पड़ा हुआ है, स्माइल भी नहीं है इसमें अच्छे से, ये कैसा था महात्मा गांधी देखे गए हो? ऐसा तो कोई नहीं करता ना,
तो स्टैंडर्ड रहता है फ्यूचर पे, डेफर्ड यानी फ्यूचर पेमेंट, तो फ्यूचर पेमेंट के लिए स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, अब बार्टर की इन इनकन्वीनियंस से आया कमोडिटी में। अब कमोडिटी मनी में क्या हुआ, हमने कुछ चीजों को मनी मानना शुरू कर दिया, कुछ चीजों को मनी मानना शुरू कर दिया। जैसे कई जगहों पे सी शेल्स को, कई जगहों पे जेम स्टोन्स को, कई जगहों पे लेदर को, कई जगहों पे लिकर की बोतल को, कई जगहों पे गाय को, कई जगहों पे घोड़ों को, इनको मनी मानना शुरू किया। कोई भी ट्रांजेक्शन होती तो जेम स्टोन्स दे दिए, सी शेल्स दे दिए, जहां जो भी एक्सेप्ट हुआ। ठीक है, राजा महाराजाओं के टाइम की बात है। तो अब ये चीजें चलने तो लग गई, ठीक था, बट कुछ दिक्कत आने लगी जब वॉल्यूमलेस ट्रांजेक्शन होने लगी। अब सी शेल कहाँ से लाओ, फिर सीशेल तो समुद्र में अपने आप ही हो जाते, तो किसी को भी मिल जा रहे। ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन बढ़ने लगी, नोट छापने में तो 9 सेकंड लगते, गाय छापने में तो 9 महीने लग जाते, तो टाइम की दिक्कत आने लगी। तो फिर कमोडिटी मनी से शिफ्ट हुए मेटालिक मनी। तो पहले जो मेटालिक मनी में शिफ्ट हुए ना, तो मेटालिक मनी का मतलब पहले ये नहीं था कि भैया मेटालिक मनी में शिफ्ट हो गए तो सीधा कॉइन्स आ गए। पहले होते थे सोने के टुकड़े, सोने चांदी कॉपर निकल, इनके टुकड़े, अशरफियां जिन्हें कह लेते थे। अब उनमें क्या दिक्कत थी, एक तो ब्रिटल होते थे, टूट जाते थे, ये अलॉयज वॉलॉयज तो अब आए हैं इनमें। ठीक है, और दूसरी दिक्कत अगेन फिर वॉल्यूमलेस ट्रांजेक्शन, हैवी टू कैरी। ठीक है, आज भी आप लोग फील करते होंगे, देखो अब तो चेंज इतनी हल्की हल्की हो गई है, पर फिर भी जेब में रखने का दिल नहीं करता ना चेंज, ये कौन रखेगा। तो वो वाली दिक्कत, अब ज्यादा अमाउंट हो तो दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो मेटालिक मनी के बाद फिर आया पेपर मनी, वन ऑफ द बेस्ट में, बहुत ही अच्छा है पेपर मनी। लाइट वेट है, इजी टू कैरी है, इजी टू स्टोर है, मेलिएबल है इन द फॉर्म ऑफ शीट, पर कुछ दिक्कतें हैं। इट इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, ये जिसके हाथ में होती है उसकी, मेरे हाथ में मेरी, मैंने आपको दे दिया आपकी हो गई। ठीक है, जिसके हाथ में रहता है ये उसकी होती है। ठीक है, चोरी हो जाए तो आप प्रूफ नहीं कर सकते कि वो नोट आपका। ठीक है, तो ये दिक्कतें आने लग गई कि भैया पेपर मनी इस हिसाब से सेफ नहीं है, संभालना। फिर इसके बाद आया बैंक मनी, आई टेक डाउन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सेफ ज्यादा थे। ठीक है, और आजकल आने लग गया ई मनी। ई मनी क्या है, जैसे पेटीएम, फोन पे, यूपीआई। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी, लीगल टेंडर मनी मींस मनी एज पर द लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, मनी एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, तो मतलब गवर्नमेंट एक ऑर्डर इशू करती है और उस पर बता देती है क्या मनी है क्या नहीं मनी। ये चीज आपको अच्छे से पता है, 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जब 8 नवंबर 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आके कह दिया कि भैया मित्रों, 500 और 1000 के नोट आज रात्रि 12 बजे के बाद से मान्य नहीं रहेंगे। तो मतलब उसके बाद से वो वैलिड नहीं रहेंगे, उसके बाद दे आर नॉट लीगल टेंडर मनी, क्योंकि जो लीगल टेंडर उनमें पावर थी वो छीन ली। ठीक है, और गवर्नमेंट कह दे तो है, अब क्या करा, मोदी जी ने अपने सारे कोर्ट के रंग से मैचिंग नोट निकाल दिए। ठीक है, जितने भी उनके कोर्ट है वैसे वैसे रंग आ गए, ये ग्रीन, क्या कहते हैं, ग्रीन वाला, ब्लू वाला, पिंक वाला, उनकी पॉटी कलर वाला, 200 का नोट, सॉरी। ठीक है, तो वो सारे कलर जो निकाल दिए, तो भैया बस वो मनी है, जिसको कह दिया मनी है, जिसको मना कर दिया नहीं। तो गवर्नमेंट देती है ऑर्डर, इसे कहते हैं, इसीलिए इसे फिएट मनी भी कहते हैं, फिएट मींस ऑर्डर। और नॉन लीगल टेंडर मनी क्या होता है, ऑप्शनल मनी या वॉलेंटरी मनी। ठीक है, विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जैसे गोल्ड हो गया। ठीक है, कोई बच्चा फीस की जगह मुझे गोल्ड दे दे, मैं ले लूंगा। ठीक है, कोई कहे सर क्या पढ़ाया, फीस मत, फीस छोड़ो, ये लो 5 तोले का हार, नो तो कहेंगे ही नहीं, ले लेंगे। ठीक है, बस ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद नॉन लीगल टेंडर मनी बेसिकली चेक। अब चेक है, अगर आप दे रहे हो तो हमारी मर्जी, हम एक्सेप्ट करें या ना करें, मना कर सकते हैं, इट इज आवर ऑप्शन, क्योंकि वो गारंटी नहीं है कि वो पैसा है, तो वो ट्रस्ट पे लिया जाओ। ठीक है, तो दैट इज नॉन लीगल टेंडर। मनी सप्लाई, अब मनी सप्लाई refers to total amount of money which is in circulation in an economy. ठीक है, it means total money available with public
at any particular point of time। ठीक है, जैसे हम अभी देखना चाहते हैं आज 4:33 पे कितना पैसा लोगों के पास टोटल अवेलेबल है, तो दैट इज मनी सप्लाई। ठीक है, अब मनी सप्लाई को मेजर करना कोई आसान काम तो नहीं है। ठीक है, तो मनी सप्लाई को मेजर करने के 4 मेजर्स, M1, M2, M3, M4। M1 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। M1 क्या है? करेंसी प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट। करेंसी का मतलब क्या हुआ? ऑल नोट्स एंड कॉइन्स, प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसे डिपॉजिट जो हम बैंक में डालते हैं और हम जब चाहे तब निकालते हैं, तो वो होते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट। क्योंकि एफडी में तो रिस्ट्रिक्शन है कि एक ही बार ही डलता है, एक ही बार ही निकलता है। सेविंग में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि साल में 60 बार ही निकाल सकते हो, अमाउंट की रिस्ट्रिक्शन रहती है, बट करंट अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और अदर डिपॉजिट क्या होते हैं? डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, मतलब वो डिपॉजिट जो कभी भी निकाले जा सकते हैं, जो आरबीआई के पास है, और वेरियस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब ये जो डेफिनेशन है, इसे कहा जाता है नैरो डेफिनेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही चीजें हैं। फिर इसके बाद डेफिनेशन आई कि पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट भी तो लो, लोग पैसा पोस्ट ऑफिस में भी तो जमा कराते हैं। हाँ हाँ, बात बिल्कुल ठीक है। फिर ये डेफिनेशन आई। फिर कहा गया यार अब टाइम डिपॉजिट ने एफडी को भी लो, तो एफडी भी तो आजकल लिक्विड है, जब चाहे आप निकाल सकते हो। तो उन्होंने लिख दिया M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। अब गलती क्या होगी? यहाँ M1 लिख, दे शुड हैव रिटन M2, क्योंकि M1 लिखने से ये आया, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट तो रह ही गया, तो ये डेफिनेशन इतनी वैलिडेटेड नहीं रही। ठीक है, फिर आया M4, सबसे अच्छी डेफिनेशन, जिसे ब्रॉड मनी भी कहते हैं। M3 में क्या आ गया? M1, यानी M3 के अंदर करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, M1 तो आ ही गया, प्लस टाइम डिपॉजिट्स भी आ, और पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, और टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट। ठीक है, टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? ये वो डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में जिसमें आप पैसा डालते हो, आपको हर साल एक फिक्स अमाउंट जो आप डिसाइड करते हो, वो फिक्स अमाउंट डालना पड़ता है, 6 साल तक डालना पड़ता है, और उसके बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। पर इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि अगर आपने कभी भी बीच में पैसे डालने रोक दिए, तो उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, चाहे आपने 5 साल डाल दिए, 6ठे साल नहीं डाले तो जीरो। तो का ये लिक्विड तो नहीं है, ये कभी भी बाहर नहीं निकाले जा सकते। अब अगला टॉपिक आता है बैंक। अब बैंकिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैंक क्या होता है। देख, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पे एक इन्वेस्टर जाके अपने पैसे डिपॉजिट कराता है, और उसके बदले में उसे इंटरेस्ट मिलता है। अब बैंक को जो ये पैसे मिलते हैं, बैंक इनका लोन दे देता है, तो बैंक को उससे इंटरेस्ट मिलता है। तो बैंक एक तरफ से डिपॉजिट को लोन पे दे रहा है, और डिपॉजिट के इंटरेस्ट दे रहा है, लोन के इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक को फायदा क्या? ये वाला इंटरेस्ट 4% है, तो अगर आजकल तो 3 ही हो गया, ये 16% है, तो बीच में जो गैप है 12%, इसे कहते हैं स्प्रेड। ओके, इसमें से वो अपनी कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट निकाल। अब बैंक की अगर हम डेफिनेशन देखें, बहुत प्यारी डेफिनेशन है। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन that accepts deposits withdrawable by share, that accepts deposit withdrawable by check or
otherwise repayable on demand or otherwise, and advances loans of various sorts. देखो, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब फंड से डील करता है, ठीक है। अब लोग जाके बैंक में पैसे जमा कराते हैं, तो बैंक वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, बट दैट डिपॉजिट इज विड्रॉएबल बाय चेक। आप वो पैसे चेक से निकलवा सकते हो या अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब हो क्या होगा? अब अदरवाइज से मतलब में आ जाते हैं एटीएम, बैंक रिसीट्स, ठीक है, किसी को ट्रांसफर कर देना, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज। जब हम बैंक से पैसा मांगते हैं तो बैंक हमें पैसा दे देता है। कई बार हम बैंक से पैसा नहीं मांगते तब भी बैंक हमें पैसा दे देता है, जैसे हमारी एफडी मैच्योर हो गई या हमारा इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया। और जो ये बैंक के पास पैसे आते हैं, इन पैसों से बैंक क्या करता है, अलग अलग तरीके के लोन जो है वो एडवांस करता है। It is a financial institution that accepts deposit withdrawable by check or otherwise, repayable on demand or otherwise, and advances loans of various. अब बैंक्स को क्लासिफाई करने के काफी बेसिस है, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, स्केड्यूल्ड, नॉन स्केड्यूल्ड, बट जो मेजर बेसिस हैं दैट इज सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल। तो अगर हम कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन देखें तो जो हमने बैंक की डेफिनेशन पढ़ी है ना, उसमें बस एक चीज ऐड हो जाती है, मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एग्जैक्टली। पर जब हम सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन पे आते हैं तो इट इज अ एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। ऑफ बैंकिंग सिस्टम विच रेगुलेट मॉनेटरी सिस्टम एंड बैंकिंग सिस्टम। अब देखो, जो सेंट्रल बैंक का मेन काम है ना, वो दो, एक तो मॉनेटरी सिस्टम को संभाल के चल और एक बैंकिंग सिस्टम को संभाल के चल, ठीक है। मॉनेटरी सिस्टम मतलब मनी कंट्रोल बेसिकली, कि कितनी मनी सप्लाई बढ़ानी है घटानी। बैंकिंग सिस्टम की जो जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सेंट्रल बैंक के नीचे आते हैं, वो इनके अंडर आते हैं, तो वो उन्हें भी कंट्रोल करते हैं। फिर इट इश्यूज करेंसी नोट, सारे देश के करेंसी नोट वो इशू करते हैं, ठीक है। बैंकर टू द गवर्नमेंट है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है। ये फंक्शंस हम इन डेप्थ में आगे